नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। आज हमारे साथ सभी मेहमान हमारे साथ में हैं, हमारे सभी सहयोगी साथ में हैं। दयानंद नेने जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, फतेह साहब तो हैं ही। तो आज का हमारा जो विशेष चर्चा है वो है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अभी की स्थिति परिस्थिति, और खासकर 2024 में 23 नवंबर का जो डेट है उस पर कितने लोग किस तरह का जो है लोगों का रिजल्ट आएगा और जो लोग भविष्य क्या है। यानी कि जो 6 पार्टियां समझ लो चुनाव मैदान में है, 3 और 3 जैसे कबड्डी होता है उस तरह का जो है खेल इस समय चल रहा है राजनीति में। तो इन लोगों का इसमें भविष्य जो देख रहे हैं हम, कौन यानी इसका मैन ऑफ द मैच कौन आएगा, ये हमारा आज विषय है। कौन सी व्यक्ति, कौन सी शक्ति, कौन सी पार्टी जी इसमें एक अहम रोल निभाएगी और उसकी वजह से पूरा ये रिजल्ट जो है वो अप डाउन हो सकता है। जी 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 जी। तो सर सूर्य प्रकाश जी से शुरुआत करते हैं। उनका अधिकार है क्योंकि वो दैनिक के है, हम तो ऐसे क्या बोलते हैं फ्रीलांसर है जी। हाँ, अभी फ्रीलांसर पॉलिटिशियन बहुत हो गए जी जी। वो भी आज इस पार्टी में, कल ये पेपर में दिखते हैं, मगर ये एक पेपर में है। चलो शुरू करो। मिश्रा जी, आपसे सवाल ये है कि 6 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, 3 आमने सामने हैं, तो क्या देख रहे हो 23 नवंबर को जो गणित होगी किस तरह की होगी? मैं तो बोलता वंचित है, एमआईएम है, वो तो छोड़ दीजिए, बहुजन से नहीं, उनको पकड़ना चाहिए, उनकी वजह से फर्क पड़ने वाला मन से है। तो सबका 10 पार्टियां है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। यही पार्टियों का आप पूरा ये महाविकास आघाड़ी और महायुति के अलावा भी और काफी छोटे दल जो हैं इस चुनाव में है। शायद वही निर्णय करने वाले बात हो सकता है, निर्णायक भूमिका तो होगी, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये चुनाव कई नेताओं के लिए, जैसा तत्ते साहब ने कहा कि कई नेताओं का और पार्टियों का भी भविष्य तय करने वाला है। 10-15 साल उनमें से आप माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और उद्धव ठाकरे तो लगे ही हुए हैं, राज ठाकरे, इन सब जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हैं, इनका भविष्य इस चुनाव में तय होने वाला है। और निसंदेह यह चुनाव सबसे अलग चुनाव है। अब तक विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनसे सबसे अलग चुनाव है। ये बात उतनी ही सही है कि यह चुनाव उतने ही ध्रुवीकरण के साथ लड़ा जा रहा है। जातिगत ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण, हाँ, धर्म का जो ध्रुवीकरण, ये जो चल रहा है ना, लोग कहते हैं कि भाई यूपी बिहार की तरह ये स्थिति आ गई है, कमोवेश आ गई है, इसमें संदेह नजर नहीं आता। प्रांतवाद के नाम पर भी लड़ा जा रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर भी लड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पर भी लड़ा जा रहा है, जाति के नाम पर भी लड़ा जा रहा है। वो जरांगे फैक्टर वो जाने वाला नहीं है, वो बिल्कुल इस बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। भले जरांगे जी ने अपने लक्ष्मण हके भी कुछ ना कुछ तो धक्का देगा। तो जिस तरीके का ये समीकरण, और आप देख लीजिएगा 25 से 30 सीटें जो हैं यहाँ की, उसको लेकर जैसे 2000 से 4000 के बीच में वो फैसले आने वाले हैं। तो ये 25-30 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास जाती हैं, महायुति के पास जाती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि इन स्थितियों में ये साहब ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नेने साहब बहुत अच्छा अध्ययन भी करते हैं सीटों पर, इनको पता होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी होने वाली, जैसे 1995 में 40-45 निर्दलीय चुन के आए हैं थे, हो सकता है कि 30-35 निर्दलियों के हाथ सत्ता की बागडोर आ जाए और हाँ और हो जाए। मुख्यमंत्री बनने के तो इसमें कई चेहरे लगे हुए हैं। सर, कल रामदास आठवले ने भी बोला कि अगर सहमति नहीं होती आपकी तो मुझे मना दो। तो बहुत सारा द्वंद्व है, मतदाताओं को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, एक तरह के मैं उदाहरण ही देता हूं, बीजेपी कुछ सीटों पर मनसे का समर्थन कर रही है, बाकी सीटों पर उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं, कुछ सीटों पर और उधर ही वही स्थिति शिवसेना माननीय एकनाथ शिंदे जी की बनी हुई है कि वो उनकी और मनसे के बीच कहीं लड़ाई है, उद्धव के साथ तो जो लड़ाई है ही है लोकसभा। लेकिन मतदाता भी थोड़ी भ्रमित हैं कि किस तरह के साथ कि ये राजनीति जो चल रही है ग्रामीण इलाके में। आज ही बीजेपी ने कम से कम अपने 40, अब उसमें कुछ बंडखोर भी थे, 40 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है। आज की बात बता रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने 40 जिलों से
सब जिलों में हैं सर, उन विधानसभा क्षेत्रों से, सॉरी 40 विधानसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के जो उन्होंने बगावत की थी, इधर उधर उन्होंने फॉर्म भरा था या अभी भी खड़े हैं कुछ लोग, तो उनको निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए सारी जगह परिस्थितियां उसी तरह की हैं। उद्धव भी चाहते हैं कि भाई मेरी, और उद्धव की जगह राज ठाकरे लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अब राजनीतिक वारिस इस तरह बन जाऊं कि मेरा हिंदुत्व का जो कार्ड चले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस तरह से खिचड़ी में। आपने जाते जाते एक सेंटेंस जो किया, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम बाद में, कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जगह लेना चाहते हैं। सर हम विशेष नहीं कहते लोगों को। नहीं सब आपसे सवाल एक है ये कि विदर्भ जो है इस बार विदर्भ का तय करने वाला है कि सत्ता किसकी आएगी। विदर्भ में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है, लोकसभा चुनाव में भी काफी देखा है कि वहां पर कांग्रेस जो है काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। तो विदर्भ एक तरह से आरएसएस गढ़ है, दूसरा दलित भी वोट वहां पर बहुत ज्यादा है। तो दलित और कांग्रेस जो वोट है मिलकर क्या विदर्भ को कुछ नया कुछ करने रिजल्ट देने वाले, आपको क्या लगता है? आप काफी इसके ऊपर अध्ययन किए हुए हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने जो 13 सीटें जीती थी उसमें से 9 सीटें मेरे ख्याल से 7 या 9 सीटें विदर्भ से जीती थी। वही चित्र इस बार भी वैसे का वैसा आएगा। कांग्रेस बड़े पैमाने में विदर्भ में सीटें जीतेगी जी। वो निर्णायक होगा ऐसा लगता है आपको? वो रिजल्ट निर्णायक करेगा आपको लगता है? नहीं, आपने जो विदर्भ का क्या होगा पूछा तो मैंने बोला विदर्भ में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी। सभी पार्टियों से ज्यादा सीटें विदर्भ में कांग्रेस को मिलेगी। सत्य सब मराठवाड़ा की बात करें तो आप मराठवाड़ा किसको तरफ जब झुका रहे हैं आप? मैं बम्बई और थाने के बाहर नहीं हूँ। मराठवाड़ा के बारे में मैं मनोज जरांगी को छोड़ के किसी को जानता नहीं हूँ। क्या परिस्थिति मुझे मालूम नहीं है। मनोज जरांगे का तो है ही। मनोज जरांगे ने जो यू टर्न लिया है सर चुनाव से, जिस तरीके से वो इकट्ठा करना चाह रहे थे दलित, मराठा और मुस्लिम को, तो जो उन्होंने अचानक यू टर्न लिया, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है और इसका क्या असर पड़ने वाला है? कैसे है ना कि मराठा जो समाज है वो पहले से छत्रपति शिवाजी महाराज किसके खिलाफ लड़े हैं? मुसलमानों के खिलाफ लड़े जिंदगी भर। अभी तुम उनको ही साथ में बिठा के बात करोगे कैसा चलेगा? फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का तुमको अधिकार नहीं है। मगर बाजू में मुसलमान मौला मौलवी कम्युनल जिनके ऊपर राइट्स के आरोप है, जिन्होंने देशद्रोह की बातें की है, उनको साथ में बिठाओगे तो वो तो गलती थी। दूसरा, पूरा मराठवाड़ा में जितने भी दंगे हुए दलित और मराठा में हुए, आमंत्र के समय भी जो हुए दंगे उसमें मराठा तरुण ही आगे थे। तो और बाला साहब ठाकरे ने भी जिंदगी भर कहीं बोले तो उन्होंने पॉलिसी, मैं उनके साथ था, मुझे मालूम है, वो बोले बौद्ध समाज छोड़ के जितने भी बौद्धेतर जाति है दलित, उनको इकट्ठा करके बौद्ध समाज को अपने को शह देना है। तो सबकी रणनीति इनकी भी यही है। जैसे हरियाणा में इन्होंने जाटेतर में लगा दी, वैसे अभी कर रहे थे। तो मनोज जरांगे इसके बराबर मराठा जो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण है उसके खिलाफ ही गए। मुसलमानों को साथ में ले लिया, दलित को साथ में ले लिया। सर हमारे मराठी पिक्चर में जो भी आदमी है वो जो अत्याचार करता है, वो जिसके ऊपर करता है वो दलित होता है हमेशा, सभी मराठी पिक्चर में, और करने वाला मराठा होता है। वो तो हिंदी पिक्चरों में भी वो मराठा को ठाकुर से जोड़ा जाता था। जो हिंदी पिक्चरों में भी वो ठाकुर देखिए, मराठा को मैं जाति नहीं समझता। मराठा कोई जाति नहीं है, इसमें मराठा एक समाज है, एक वर्ग है। महाराष्ट्र में जितने भी पिक्चर में विलेन होता है वो पाटिल ही होते हैं। हाँ, तो उसी तरह हिंदी पिक्चरों में भी जितने विलेन होते थे वो ठाकुर ही होते थे। और ठाकुर मराठा से ही टच करते थे। क्षत्रिय जिसको मतलब जो छत्र उठाता है वही क्षत्रिय। लेकिन जीत किसकी होती थी वो भी देखो। नहीं, वो सामाजिक एक ताना बाना है और फिल्म दिखाने का एक अलग नजरिया है। गरीब की जीत नहीं दिखाएंगे तो गरीब पिक्चर नहीं देखेगा। और अमीर है घर में बैठ के पिक्चर देखता है, थिएटर में जाकर राजनीति में क्या देखता है? विलेन दिखाया गया, उसके पीछे भी बहुत बड़े। राजनीति में वोट कौन देता है? गरीब ही देता है ना। और उनकी संख्या भी ज्यादा है। हाँ, तो मगर उनको ये मराठा लोगों को पसंद नहीं आएगा मुसलमान और दलित और ये एक साथ लाना। जी बिल्कुल नहीं, पॉइंट्स नहीं, वो नहीं होगा। तो मनोज जरांगे का अभी कैसा है ना कि उसको जो निर्देश दिए गए थे वो शरद पवार ने नहीं दिए थे, जहां से दिए थे उसका उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया है। वो विड्रॉ हो गए हैं। अभी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे जो दोस्त है उनकी बात मान ली है, तो अच्छा है। तो हमारा जो विषय था भवितव्य को लेके जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि किसके पास की रोल आने वाला है? क्योंकि 6 पार्टी आई है, या बाकी राज ठाकरे की 7वीं पार्टी है,
तो की किसके पास होगी सीएम बनने की? मास्टर की किसके पास? मास्टर की किसके पास चलो होगी? इसका जो कि जवाब है CM बनाएगा। एक आदमी को। सर आपको क्या लगता है किसके पास नहीं होगी? मैं मराठवाड़ा का आपने जो सवाल किया उसका अगर आंसर देना है हाँ, तो चलो। मराठवाड़ा में मनोज जरांगे ने जो घोषित किया है कि मैंने मेरे जो भी उम्मीदवार थे वो वापस लिए हैं, फिर भी 8,000 उम्मीदवार है मैदान में, तो मनोज जरांगे के पहले उम्मीदवार कौन थे किसको मालूम नहीं ये था। बात सही है, अभी वापस किसने, उनमें से किसने वापस लिया है उसका भी कोई कोई नहीं ज्यादा है। पता नहीं है। उसमें से जाएंगे कि कितने ये वो जाएंगे को भी मालूम तो नहीं। इसके लिए जो स्थिति है वो बड़ी संदिग्ध स्थिति है। और मुझे जो लगता है अगर सच्ची में मनोज जरांगे के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है तो मैं कल ही स्टडी कर रहा था, लगभग 25 सीटें ऐसी है जहां पे उसका फटका डायरेक्ट महायुति को बैठने वाला है। महाआघाड़ी को नहीं, महाआघाड़ी को नहीं, पीछे लिया तो पीछे लिया है पीछे तो, लिया है तो। हाँ। बिल्कुल, हम इनसे इनकी बात से सहमत हूँ। उसके आगे जाकर मैं जो आप कह रहे हैं रिजल्ट, मैं तो इसमें मुख्य धारा में मैं और पार्टियां छोड़ दीजिए, आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 68 से 70 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की डायरेक्ट लड़ाई है। और इसमें परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, मतलब स्ट्राइक रेट किसका होता है। अब अगर 50% से ज्यादा कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ गया तो कांग्रेस मुख्य भूमिका में आ जाएगी, और अगर बीजेपी की स्ट्राइक रेट बढ़ गई तो बीजेपी मुख्य भूमिका में आ जाएगी। आप कहीं भी देखिए लड़ाई मुख्य दो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, और विचारधारा की भी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बाकी सारी पार्टियां तो मतलब एक बोलते हैं ना, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली, और ये वो ढोल बजाने वाले हैं। बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छी तरह से इस राज्य को संभाला, उन्हें जो मौका मिला, बोलते हैं ना, उन्होंने इस संधि का सोना करके दिखाया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। लेकिन इसके पीछे कुछ भी हो बीजेपी और कांग्रेस, असली लड़ाई राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो मैं इसको जोड़ के एक सवाल इनको पूछता हूँ, अभी 6 पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी? कांग्रेस। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस और लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आज की तारीख में नंबर 1 पे बीजेपी दिख रही है, कांग्रेस नहीं, मैं इसलिए इस तरह से देख रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको एक गणित भी उसके साथ तथ्य भी बता रहा हूँ। जैसे 150 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी का अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, मतलब 50% के नीचे 45% का जो पिछला परफॉर्मेंस है बीजेपी का, उसी को अगर उसके नजदीक पहुंचती है तो बीजेपी अगर 80 सीटों 75 सीटों पे पहुंचती है तो उसका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। और कांग्रेस 100 सीटों पर ही लड़ रही है चुनाव। जैसे सर ने कहा कि अगर विदर्भ में कांग्रेस बाजी मारती है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, शरद पवार तरीका, जैसे लोकसभा में शरद पवार का स्ट्राइक रेट 70% का था, अगर कांग्रेस 70% के स्ट्राइक रेट पे चली जाती है तो सीधे कांग्रेस 80 पे पहुंच जाएगी। इसलिए कह रहे हैं ना, इसका रिजल्ट बहुत तरीके से आंका नहीं और कांग्रेस समझो समान है। नंबर 2 पे कौन आएगा? मैं आपको इसमें थोड़ा और आसान करने के लिए देखो, जैसे अपन कहा अभी विदर्भ में कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी ऐसे दिख रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र जो है तो उसमें शरद पवार जी का गढ़ है, और उनकी पार्टी में और अजीत दादा की पार्टी में डायरेक्ट सीधी लड़ाई है। उधर कांग्रेस थोड़ी बहुत है, बीजेपी और शिवसेना कम है। मुंबई और कोंकण उसकी जो 75 सीटें है, उधर महायुति का जोर है, पर इतना जोर नहीं है दिख रहा कि विदर्भ में कांग्रेस का उतना महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है। मतलब अगर बाइफर्केशन भी करना चाहे तो उसमें 75 में से लगभग 30 सीटें महाआघाड़ी जीत रही है ऐसे दिख रहा है। मतलब 45 सीटें महाआघाड़ी के आगे जा रही है। उत्तर महाराष्ट्र जो है उसमें 60-40 है, 60% महायुति की साइड से, 40% महाआघाड़ी के साइड से है। फिर रहता है मराठवाड़ा, और मराठवाड़ा में अगर वो जरांगे के उम्मीदवार वापस लिए गए, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि 25 सीटों पे अगर उनको फटका बैठने वाला है महायुति को, तो मराठवाड़ा भी जाएगा कहाँ पे? महाआघाड़ी के साइड में। तो अगर आप देखने को जाओ तो विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा अगर उनके साथ में गए महाआघाड़ी के साथ में, तो ये 3 जोन में मिलके 180 सीटें होती है, फिर बचती है 108 सीटें।
तो उनका जोर मतलब वो जोर कितना होगा, वो लीड वहां पे कितना लेंगे, और यहाँ 108 सीट पे ये लोग कितना लीड लेंगे, उसके ऊपर सारा चित्र निर्भर है। तो कुल मिला कांटे की टक्कर दिख रहा है। कांटे की टक्कर तो निश्चित रूप से, जैसे सर ने बताया ना कि 180 सीटें हैं, अगर 50% परफॉर्मेंस सर 50% अगर दिखाती है, 60% अगर, वो तो 100 के ऊपर महायुति, महाआघाड़ी, केवल कांग्रेस नहीं, महाआघाड़ी की है, केवल कांग्रेस नहीं। तो चलिए हम सीट का थोड़ा सा बंटवारा भी कर लेते हैं जी। 7 पार्टी है, 7 पार्टी के ऊपर ज्यादा और लोग बात नहीं करेंगे। 7 पार्टी बीजेपी कितना सीट दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको इसमें वापस जो परसों मैं बताया था, मेरे पास 4 दिन पहले का, मतलब अभी 6 दिन पहले पुलिस का रिपोर्ट जो आया था, तो वो सबसे रिसेंट रिपोर्ट वो है अपने पास में। तो पुलिस का रिपोर्ट जो दिखा रहा था उसमें बीजेपी को 98 सीट्स दिखा रहे हैं लगभग पुलिस रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे को 33 सीट्स दिखा रहे हैं और अजीत दादा को 15 से 20 सीट दिखा रहे हैं। महायुति जीत रही है, बहुमत की बात कर रहे हैं, मतलब वो बहुमत की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को 27 सीट दिखा रहे थे, कांग्रेस को 55 से 60 सीट दिखा रहे थे, और शरद पवार को सबसे मतलब सरप्राइजिंग 39 सीट्स दिखा रहे थे। सबसे कम होगा उनका अगर इस तरह आया तो। अभी तक इतना कम सीट नहीं आई थी एनसीपी किसकी? नहीं, वो मैं बोलता हूँ वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सारी पार्टी अगर 40 आमदार आते हैं उनके, वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस, क्योंकि वो 70 कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं सर? 75 सीट से अगर 40 मतलब 60% के ऊपर परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट जा रहा है उनका। हाँ, अब आते हैं की रोल के ऊपर। की रोल किसका रहेगा? अभी कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने कहा था कि सीएम एकनाथ शिंदे जो है पवार साहब के कांटेक्ट में है, चुनाव के बाद जो है कुछ भी गणित खेल सकते हैं सीएम बनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं आप कि 2019 की तरह 2024 में भी कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा? नहीं, 2019 में चमत्कार नहीं था, वो धोखाधड़ी थी जी। तो चमत्कार नहीं, उनके लिए चमत्कार था ना सर, धोखाधड़ी। जो कि हार गया जो आदमी, वो अचानक सीएम बन, उसका पार्टी सीएम बन जाती है, मतलब तो इस तरह चमत्कार नहीं, ये कांग्रेस और एनसीपी तो लगभग समाप्त की तरफ थी, उनको लॉटरी लगी सब, उनके लिए चमत्कार था। तो क्या लगता है अभी इस बार भी कुछ ऐसा होगा कि वहां वाले इधर आके भी सरकार बना सकते हैं, या यहाँ वाले? मुझे डर लग रहा है कि अगर 25 सीटों से ज्यादा इफेक्ट जरांगे फैक्टर का मराठवाड़ा पे पड़ा तो चमत्कार यह होगा कि महाआघाड़ी का सरकार आ जाएगा। ये चमत्कार होगा। मुझे इस तरीके के सर से की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन वो 25 सीटें हैं, वो निर्दलीय भी उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कौन जीतता है, वो उसमें निर्दलियों की भूमिका काफी होगी। निर्दलीय किधर के होंगे, कहां जाएंगे, इस पर सर वो बाद में तय होगा, लेकिन ये इतना तय है कि और जो है बड़ी भूमिका निभाने वाले। ये आप की फैक्टर जो बोल रहे हो, तो मैं आपको एक दूसरा स्टैटिस्टिक्स ही देता हूं। 2019 में 72 सीट ऐसी थी जो 10,000 के नीचे वोट गिर के जीतने की मार्जिन वॉज बिटवीन 1 वोट एंड 10,000 वोट्स, 72 सीट्स, और उस वक्त मनसे नहीं थी। इस बार अगर मनसे वहां पे खड़ी है, मैं वो उसका स्टडी कर रहा हूँ कि वो 72 सीट पे मनसे कहाँ है, क्योंकि मनसे क्या 200 सीट नहीं लड़ रही है, वो 140 को लड़ रही है। तो अगर मनसे ज्यादा 50 सीटों पे अगर मनसे वहां पे रही तो मनसे किसको अफेक्ट करेगी? वो पार्टी या वो आघाड़ी या वो युति किसको अफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर उनकी हार और जीत निर्भर है। तो पार्टियों को गिराने के लिए की फैक्टर मनसे के पास, और जिताने के लिए नहीं। मैं अभी देखो, जीत या हार ये स्पेकुलेशन करने से मतलब नहीं है। मुंबई कोकण में मैं मान सकता हूँ मनसे का की फैक्टर। आपका क्या कहना है सर, आप बताएंगे। लेकिन मुंबई कोकण में मैं मान सकता हूँ कि मनसे के पास 5,000 से लेकर 15,000 शिवसेना की ताकत है वहां मनसे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुंबई की 25 सीटों पे मनसे लड़ रही है जी, ओके, 36 में से 25 सीटों पे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पे लड़ रही है, उसमें से 10 सीट पे मनसे उनके खिलाफ लड़ रही है, और एकनाथ शिंदे 14 सीट लड़ रहे हैं, उसमें से 12 सीट पे मनसे उनके खिलाफ लड़ रही है। तो आप अभी देख लो क्या होने वाला है। बिल्कुल। आप क्या देख रहे हैं फतेह साहब? मैं तो देख रहा हूँ कि वो
सट्टा बाजार हो जाएगा इसका, कौन किसको खरीदता है, कौन क्या करता है, पार्टी ये खरीद बात है, सकते हैं, ये हो सकता है। तो यार इस समय यही की सारी के बाद फैक्टर यही किसके सब पास कितना पैसा है और कितना देने को तैयार है, इसी के ऊपर निर्भर है सब। ये पैसे का खेल नहीं, लेकिन रहेगा। सर वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मन से फैक्टर कोई भी कहीं भी आने दो सर 50 में से 40, 50 में से 40 अगर टूटते हैं तो क्या रहेगा, 20-25 तोड़ने के लिए क्या लगेगा? किसको बोलेंगे रिजाइन दो, किसको बोलेंगे ये करो, जैसे जैसे ये बनेगा। मगर सरकार उसकी बनेगी जिसके खजाने में अलाउद्दीन के वो गुहा थी ना, उसमें जैसा अलाउद्दीन ने किसकी गुहा थी, अलीबाबा ऐसी वो अलीबाबा में जो कौन है महाराष्ट्र में अभी अलीबाबा की भूमिका, सेंटा क्लॉज की भूमिका में तो शरद पवार बोलते मैं हूँ करके, तो अलीबाबा की भूमिका में जो है वही मुख्यमंत्री बने। मतलब मतदाताओं के साथ फिर धोखा होने वाला है आपका सीधा। तो मतदार भी धोखा देने वाले हैं ना। अभी 5,000 रेट चल रहा है वोट का, तो 5,000 रुपए लेके तुम वोट कर रहे हो तो तुमको क्या अधिकार है उनको बोलने का? अच्छा, हाँ, ग्रामीण भाग में 2,000 रेट चल रहा है, शहर में 5,000 चल रहा है पर वोट। जाओ ना, चाल में जाओ, झोपड़पट्टी में जाओ, सब जगह ये मिडिल क्लास बिल्डिंग छोड़ो, क्योंकि वो रहते नहीं कभी उन ये पैसे के ऊपर लेंगे भी नहीं। मगर सर अगर पैसा नहीं देंगे तो 10% वोटिंग भी नहीं होगा। और सोसाइटियां वो क्लास जो है वोट देने उतरता नहीं, वो उतरे वो अपना बगीचा वगैरह करा के ले रहे हैं ना। अभी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूरा सोसाइटी का प्लान दे दिया है, ये उम्मीदवार को पूछ रहे हैं, इसके लिए 25 लाख खर्चा है सोसाइटी का, हमारे 2,000 लोग मेंबर है, तो हमको सब खेलने होने चाहिए, सोसाइटी का ऑफिसर कंडीशन करके उसका पूरा नया सिरे से। सोसाइटी वाले भी उनमें भी बदमाश है, गरीब बेचारा हाथ में 5,000 लेता है, ये 25 लाख डायरेक्ट सोसाइटी के नाम से लेते हैं। अभी इन्होंने जैसे थाने देखिए जैसे क्षेत्र है कम झोपड़पट्टी क्षेत्र, बीच में सरकार ने भी निर्णय लिया कि भाई देखिए वो वोट देते हैं, जैसे सोसाइटियों में इंटरनल काम जो है उनका पायवाटा है, जैसे उनकी सड़क है, अंदर का सोसाइटी का काम, ये विधायक निधि से करने का अधिकार दिया गया है। करते कहाँ है, मगर ये सोसाइटी वाले करके ले रहे हैं अभी पैसा। सोसाइटी वालों को पता है कि यही चांस है, ये अरे 5 साल फिर उसको करवाने सर एक दिन मतदाता शेर होता है, बाकी कुत्ता होता है, तो उसको कोई कीमत देता नहीं है। अभी ऐसे ही है ये इसमें। तो सर जिसके पास अलीबाबा है उसको मुख्यमंत्री बनना है। महाराष्ट्र में अलीबाबा एक ही है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। चलो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।